पिछले 6 महीने में सुज़लॉन का शेयर 40% से भी ज्यादा गिर चुका है और उससे भी क्रेजी बात यह है कि इन 6 महीने के पहले 4 सालों में ये 2 रुपए से 80 रुपए पर चला गया, यानी 40x का रिटर्न। और इससे भी क्रेजी बात यह है कि ये इसके बावजूद भी आज भी अपने ऑल टाइम हाई से 90% से ज्यादा नीचे है। तो भाई सीन क्या है, आज ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है या नहीं, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं और क्या ये कभी अपने ऑल टाइम हाई यानी 380 रुपए पर शेयर की प्राइस पर जा पाएगा या नहीं, चलिए समझते हैं। मुझे क्लियरली याद है 2021-22 के टाइम पर सुज़लॉन के अराउंड इतनी ज्यादा बातें होती थी कम्युनिटीज में, ना कि मार्केट्स में। यानी इतने सारे लोग के अलग अलग ओपिनियंस थे, ऑलमोस्ट 2 टीम बन चुकी थी। कुछ लोगों को लगता था कि ये स्टॉक मैनिपुलेटेड है, पेनी स्टॉक है, कुछ नहीं होने वाला। वेराज कुछ लोग थे जो बहुत ज्यादा बिलीव कर रहे थे इस कंपनी में और वो कह रहे थे कि ये मल्टी बैगर बनेगा। और पेनी स्टॉक का सीन क्या होता है ना यार, फॉर श्योर बताना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज ये इतने छोटे होते हैं, इतने इलिक्विड होते हैं, इनके मैनेजमेंट के भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत क्वेश्चनेबल होते हैं कई बार। तो इसीलिए पेनी स्टॉक्स पर ऐसे ओपनली कमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि क्या होगा। लेकिन अब इस सारे नॉइस को फिल्टर आउट अगर हम करें तो एक चीज बहुत एविडेंटली सुज़लॉन के केस में दिखती है और वो ये है कि इस कंपनी ने एक कमबैक तो किया है पिछले कुछ सालों में। और इसी कमबैक के चलते पिछले 5 सालों में सुज़लॉन के बिजनेस में और उनके स्ट्रक्चर में एक रैडिकल चेंज आया है। वो क्या है चलो समझते हैं और एक अनबायस्ड एनालिसिस करते हैं। एज यू नो ये कंटेंट आप तक एक CFA चार्टर होल्डर लेकर आ रहा है, विच मींस हम प्योरली डेटा के दम पे बिना किसी बायस आपके सामने सारे पॉइंट्स रखेंगे, जिससे आपको सुज़लॉन के फाइनेंशियल्स के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में और क्लैरिटी मिल सके, ताकि आपकी एनालिसिस बेहतर हो जाए। एंड कीप इन माइंड, हमको ये वीडियो बनाने ना सुज़लॉन ने ना उनके किसी कॉम्पिटिटर ने पैसे दिए हैं, सो बिंदास वीडियो को देखना, यहाँ कोई बायस नहीं है। आप में से कुछ लोगों ने हमसे कमेंट में कहा कि सुज़लॉन के फंडामेंटल्स पर एक वीडियो बना दो, तो हमने बना दी। इसीलिए अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट करके बताना, वी विल मेक इट हैपन। ये एक डीप डाइव वीडियो होने वाला है, तो शुरू करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करके और उसके बाद सुज़लॉन के कमबैक के बारे में और उनके वैल्यूएशन पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगा जो आने वाले 5 सालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसीलिए वीडियो एंड तक देखना। सुज़लॉन एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है विंड के सेक्टर में, जो एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर है। अब वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है समझिए, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर रिपेयर से लेकर इंस्टॉलेशन से लेकर मेंटेनेंस, हर एक चीज एंड टू एंड यही करते हैं बिना किसी मिडिलमैन या आउटसोर्सिंग के। यानी सप्लाई चेन जो होती है मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एंड यूजर तक, टॉप टू बॉटम हर एक चीज यही कंपनी संभालती है। टॉप टू बॉटम है, इसलिए हम वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। भारत के विंड एनर्जी सेगमेंट में सुज़लॉन का मार्केट शेयर है 27% और क्रेजी बात है कि सिर्फ पिछले 1 साल में वो 23% से 4% बढ़ गया। अब ऑब्वियस सी बात है, सुज़लॉन एक बिजनेस टू बिजनेस मॉडल ऑपरेट करता है। ये आपके घर पे आके तो आपको विंडमिल नहीं बेचेंगे। तो अब देखते हैं इनके क्लाइंट्स कौन है। काफी छोटी छोटी कंपनीज है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, SBI, गेल, ONGC, अदानी रिन्यूएबल्स। और इन छोटी छोटी कंपनीज को एनर्जी सॉल्यूशंस बेचकर, यानी ये विंडमिल्स बेचकर उनको इंस्टॉल करके 73% रेवेन्यू आता है सुज़लॉन का, और बाकी 27% रेवेन्यू जो है 27% आता है मेंटेनेंस और रिपेयर्स से। अब तुमको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि सीन क्या हो गया था सुज़लॉन का। कमबैक ये वर्ड मैंने क्यों यूज किया, आज भी शेयर प्राइस 90% डाउन क्यों है अपने ऑल टाइम हाई से। देखो सीन ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट की ना मेमोरी बहुत छोटी होती है, लोग चीजें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। 20 साल पहले यानी FY 2005 में सुज़लॉन पर 400 करोड़ रुपए का डेट था, लेकिन सिर्फ 10 साल बाद FY 15 में ये 17,000 करोड़ पर बढ़ गया। अपने डेट को 10 साल में 42x करने वाली कंपनी थी ये, तो इन्होंने इतना पैसा लिया ही क्यों। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई मैनेजमेंट अपने डेट को 42x क्यों बढ़ाएगी 10 साल में। देखो सीन ऐसा था कि सुज़लॉन को एक्विजिशंस करने थे, छोटी कंपनीज को खरीदना था ताकि वो तेजी से एक्सपैंड कर सके। और एनर्जी ट्रांजिशन यानी फॉसिल फ्यूल का यूज कम करके रिन्यूएबल सोर्सेस को ज्यादा यूज करना, ये हमेशा से एक हॉट सेक्टर रहता है। तो सुज़लॉन पैसे भी कमा रही थी, तो उनको लगा कि हम छोटी कंपनीज को अक्वायर कर लेंगे, वो भी पैसे कमाएंगी, सब मालामाल हो जाएंगे, मजा आएगा। लेकिन उसके बाद हुआ 2008। बहुत लोगों को शायद याद नहीं होगा, कहीं को तो पता भी नहीं होगा, लेकिन रिसेशन आ गया था, नौकरियां चली गई लोगों की, सारा रेवेन्यू हर एक कंपनी का कम हो गया, बड़े बड़े परसेंटेज से डिक्लाइन हो गए। और अगर लोगों की नौकरियां चली गई, वो पैसे ही खर्च नहीं कर रहे, तो फैक्ट्रियों ने अपना आउटपुट कम कर दिया, कार बनाने वालों ने गाड़ियां कम कर दी। बेसिकली जो सारा मैन्युफैक्चरिंग था वो तेजी से ड्रॉप होने लग गया, जिसकी वजह से
ऑब्वियसली एनर्जी की डिमांड भी कम हो गई और सुजलॉन इंक्लूडिंग ऑल द सब्सिडरीज पैसे कमाने स्ट्रगल करने लग गए। और जो 17,000 करोड़ का फिगर हमने देखा, ये इक्विटी तो नहीं थी ना, ये डेट था, लोन, इस पर ब्याज चुकाना पड़ता है। और सुजलॉन के फाइनेंशियल्स तेजी से खराब होने लग गए और उसके बाद स्ट्रगल करते करते 2019 और 2020 में इन्होंने अपने बॉन्ड्स पर और अपने लोन्स पर दोनों डिफॉल्ट कर दिया। और इस पूरे ड्रामे के चलते सुजलॉन की स्टॉक प्राइस एक ऑल टाइम लो पर ऑलमोस्ट 1.8 रुपीज तक चली गई। 2022 में सुजलॉन की मैनेजमेंट ने रियलाइज किया कि चलो अब टर्न अराउंड करने का समय आ गया, तो उन्होंने जाकर अपने सारे डेट को रीस्ट्रक्चर कर दिया। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब बहुत सिंपल होता है, अपने सारे जो क्रेडिटर्स होते हैं यानी जिन्होंने आपको लोन दिया है उनके साथ बैठकर मांडवली करना। रीस्ट्रक्चरिंग बस कॉर्पोरेट टर्म होता है ये कहने का कि देखो भाई हमारे पास वापस देने के लिए पैसे नहीं है, तो अब तुम ही बताओ क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। कभी कभार इसमें कोर्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले सुजलॉन ने जो इतने सारे एक्विजिशंस किए थे, वहां पर जो सारे इनएफिशिएंट हो रहे थे, जिनको चलाने बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा था, इनको कंपनी ने बेच दिया। इसमें रीपार नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी भी थी। उसके बाद अपनी एक सब्सिडरी को खुद के साथ मर्ज कर लिया ताकि ऑपरेशंस और ज्यादा इफेक्टिव हो जाए। फिर 2023 में इन्होंने एक राइट्स इशू किया, यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और शेयर्स इशू किए, जिससे कंपनी में कैश इन्फ्यूजन हो गया। और ये रीस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटीज अभी तक चल रही है। 2025 में कंपनी ने नेदरलैंड्स की अपनी एक सब्सिडरी का मर्जर भी कर दिया। और इतनी सारी माथाफोड़ी करने के पीछे आइडिया ये था कि हम फाइनली नेट डेट जीरो की तरफ चले जाएं और हमारा कमबैक शुरू हो जाए। अब कमबैक हो रहा है या नहीं, ये हम डेटा की मदद से समझते हैं। पिछले 5 सालों में कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 5% के CAGR से ग्रो हुआ है और कंपनी के अर्निंग्स 20% के CAGR से। अब ये नंबर्स इतने इंप्रेसिव नहीं लगेंगे सुनने, और अर्निंग्स ग्रोथ जो आई है वो मेनली डेट के कम होने की वजह से आई है। लेकिन ये जो थोड़ी बहुत ग्रोथ हो रही है ये पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप थोड़ा दूर से कंपनी के फाइनेंशियल्स को पिछले 11 सालों के लिए देखोगे तो आपको नजर आएगा कि इन 11 सालों में से 7 सालों के लिए सुजलॉन ने एक लॉस रिपोर्ट किया। लेकिन पिछले 4 सालों में यानी 2021 से लेकर अब तक कंपनी ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल रही है, यानी अपने डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से ये प्रॉफिट कमा रहे हैं। लॉस कब हो रहा है? जब वो इंटरेस्ट कॉस्ट को भी गिनते हैं, और इंटरेस्ट को एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माना जाता है, यानी एक बार कंपनी अपने लोन को चुका दे उसके बाद वो एक फुली प्रॉफिटेबल एंटिटी बन सकती है। मार्च 2021 में सुजलॉन ने 537 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिपोर्ट किया, लेकिन आज ट्रेलिंग 12 मंथ्स बेसिस पे ये नंबर 1521 करोड़ हो गया है। और इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अगर आप इंटरेस्ट, टैक्सेस, ये सारी चीजें निकाल देते हो तो जाकर आपको मिलता है नेट प्रॉफिट। और ये इंटरेस्ट जो था वो कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पिछले 10 से 15 सालों के लिए। लेकिन अगर आप आज कंपनी की इनकम स्टेटमेंट देखते हो तो आपको वहां पर एक बहुत अच्छा ट्रेंड देखने मिलेगा। मार्च 2014 में कंपनी ने 2070 करोड़ का सिर्फ इंटरेस्ट पे किया, लेकिन करंटली ये नंबर गिर चुका है 214 करोड़ पर। और उसके साथ अगर आप बैलेंस शीट पर देखो तो कंपनी के जो रिजर्व्स थे, यानी उनके रिटेन्ड प्रॉफिट्स, ये नंबर भी जहां पहले नेगेटिव हुआ करता था अब वो पॉजिटिव हो गया है। और इससे भी पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि सुजलॉन में सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग कैटेगरी है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। जब बाहर के इंस्टीट्यूशंस, वहां के म्यूचुअल फंड्स, वहां के इंश्योरेंस कंपनीज सुजलॉन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी इट इज अ वेरी गुड साइन। और अगर हम सुजलॉन को आइसोलेशन में रखे बिना ओवरऑल सेक्टर की बात करें तो वहां भी पॉजिटिव चीजें हो रही है। जैसे एनर्जी ट्रांजिशन एक ऐसा सेक्टर है जहां पर गवर्नमेंट आपके साइड पे होती है। इनफैक्ट निखिल कामत को जब बादशाह ने पूछा था कि अगर आपके पास 2.5-3 करोड़ रुपए होंगे इन्वेस्ट करने तो आप कहां करोगे, तो उन्होंने भी एनर्जी ट्रांजिशन कहा था। कोई भी कंपनी अगर ह्यूमन बीइंग्स की डिपेंडेंस कम कर रही है फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ, तो ऑब्वियसली सरकार उनके साइड पे होती है। और सुजलॉन जैसी एक कंपनी के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट है, क्योंकि करंटली प्राइवेट कंपनीज के साथ ही गवर्नमेंट्स भी सस्टेनेबिलिटी के गुण गा रहे हैं। तो ये सारी चीजें सुनकर हमको एक बहुत पॉजिटिव पिक्चर देखने मिल रहा है। लेकिन अब आपको एक रियलिटी चेक भी देता हूं, और वो ये है कि करंटली सुजलॉन अकेली विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। भारत के रिन्यूएबल सेक्टर में भी बहुत कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे एनरकॉन, सीमेंस, अदानी ग्रीन, आइनॉक्स विंड। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन कंपनीज का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड सुजलॉन से काफी अलग है। अगर ये सारी कंपनीज डेट रेज करना चाहती है, कैपिटल एक्सेस करना चाहती है, तो एक बहुत ही अलग पिक्चर होगा कंपेयर टू सुजलॉन। क्योंकि एक बार कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया तो उसके बाद उनको फेवरेबल टर्म्स पर, अच्छे इंटरेस्ट रेट्स पर लोन मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि विंड एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत हाई फिक्स्ड कॉस्ट है। प्रोजेक्ट डीले हो जाते हैं, कॉस्ट ओवररन हो जाते हैं, क्लाइंट से पेमेंट आने में प्रॉब्लम आती है, कैश फ्लो ट्रबल्स आते हैं, जिसकी वजह से कैपिटल का एक्सेस होना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो सारी पॉजिटिव चीजें आप अभी देख रहे हो ना कि शेयर होल्डर्स मालामाल हो गए, शेयर प्राइस 40x हो गई, मजा आ रहा है,
आपने ये चीज भी नोटिस करनी है कि सुजलॉन के जो बॉन्ड होल्डर्स थे, जिन लोगों ने उनको लोन दिया था, इन्होंने 62% का हेयर कट लिया, यानी इतना बड़ा लॉस इन्होंने लिया रीस्ट्रक्चरिंग के टाइम पे। पॉइंट बीइंग, अगर कल को जाकर वापस सुजलॉन को 2-3 हजार करोड़ रुपए के लोन की जरूरत पड़ेगी तो मुश्किलें आ सकती है। अब वैल्यूएशन की बात करें तो करंटली भारत का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ऑलरेडी थोड़ा ओवर वैल्यूड है। 47x का ऑन एवरेज पी यहाँ पर चल रहा है, जहां सुजलॉन का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो अप्रोक्सीमेटली 63x का है, विच इज सिग्निफिकेंटली अबव। अब एट अ ग्लांस आपको वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड लग सकती है, लेकिन अगर कंपनी में ग्रोथ आ रही है तो ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड भी हो सकती है। अब ग्रोथ आ रही है या नहीं ये जानने के लिए हम कुछ नंबर्स को देखेंगे। हाल ही में इन्वेस्टेक नाम की एक कंपनी ने सुजलॉन के ऊपर एक रिसर्च रिपोर्ट निकाला था, जहां उनका मानना था कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 55 to 66% के बीच ग्रो होगा 2024 से लेकर 2027 तक। अब ये तो एक रिपोर्ट का मानना हो गया, इस एक रिपोर्ट को हम फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते, इसीलिए हम एनालिस्ट का कंसेंसस एस्टिमेट देखते हैं, यानी मल्टीपल एनालिस्ट का एवरेज एस्टिमेट क्या है, और वो FY25 के लिए 123% का है। अब देखो भाई, सिंपल है, अगर ये ग्रोथ आती है तो बहुत अच्छी बात है, शेयर होल्डर्स बहुत खुश होंगे, लेकिन एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जहां पर चीजें बहुत तेजी से खराब हो सकती है। सडनली आपको फाइनेंसिस की जरूरत पड़ सकती है और एक्सेस नहीं है, या फिर कोई बहुत बड़ा क्लाइंट है 200-300 करोड़ का बिजनेस देने वाला, उसने पेमेंट डिले कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, कोई कॉस्ट ओवररन आ गया जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट पर बड़ा दबाव पड़ गया, कुछ भी हो सकता है। प्लस ये एक पेनी स्टॉक है। यहां पर मैं डेटा नहीं बल्कि अपना ओपिनियन बता रहा हूं। मैंने सुजलॉन में इन्वेस्ट नहीं किया था बिकॉज मेरे लिए बहुत ज्यादा रिस्क थी, मैं टिपिकली थोड़ा कंजर्वेटिव हूं, लेकिन आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताना। और इस वीडियो से अगर आपको कोई भी वैल्यू मिली तो प्लीज एक लाइक छोड़ देना, क्योंकि एल्गोरिदम खुश हो जाता है, और सब्सक्राइब कर देना ताकि हमको मोटिवेशन मिलती रह सके और हम ऐसा कंटेंट आपके लिए लेकर आते रह सके।